नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा की। चीनी सामानों के बहिष्कार का जो नारा था, अब वो बाकायदा सरकारी स्तर पर भी इंप्लीमेंट होने लगा है। हमने देखा सबसे पहले बहुत सारे ठेके जो थे उनको निरस्त किया गया। उसके बाद चाइनीज जो एप्स हैं उनको बैन किया गया। बाकायदा स्टेटमेंट भी आया है सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये डिजिटल स्ट्राइक है चाइना के ऊपर। इसके बाद हमने देखा कि बीएसएनएल ने भी जो है अपने 4G टेंडर को कैंसिल कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि जो फ्रेश टेंडर्स आएंगे उसमें चाइनीज कंपनी को एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरी ओर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अब चाइनीज कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट ना आ पाए। तो कुल मिला के एक किलेबंदी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है कि चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाइना की कोई भी कंपनी, चाइना का कोई भी सामान भारतीय सरहद को न छुपाए। इसके लिए कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कब तक, कहां तक जाएंगी? ये जो बैन है, ये बैन कहां तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। और अब तक की जो कवायद है उससे दरअसल हम चीन को कितना नुकसान कर पाए हैं, इसका आकलन आज करेंगे। इसके इर्द गिर्द जो सवाल उठ रहे हैं और जो धीरे धीरे सरकार ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है चाइनीज़ सामान, चाइनीज़ कंपनियों के बहिष्कार के लिए, उसका थोड़ा सा एनालिसिस आज आपके सामने पेश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से पूरा देश गुस्से में है। भारत सरकार भी चीन को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। चीन की कंपनियों पर एक के बाद एक नए प्रतिबंध लगा रही है। शुरुआत बीएसएनएल और एमटीएनएल ने की। दोनों कंपनियों ने 4G नेटवर्क के लिए चीन के कलपुर्जे इस्तेमाल न करने का फैसला किया। रेलवे ने भी चीन की कंपनी को दिया 471 करोड़ रुपए का रेलवे सिग्नल सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया। अब चीन की कंपनियां भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में भी बोली नहीं लगा सकेंगी। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से भी चीन की कंपनी हुआवे को बाहर रखने का फैसला किया है। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक देश के एमएसएमईज में निवेश से दूर रहें। वहीं सरकार ने ई-कॉमर्स साइट नियम सख्त कर दिए हैं। अब कंपनियों को ये बताना जरूरी कर दिया गया है कि वो सामान किस देश में बना है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने भी अपने अपने सूबे में चीन की कंपनियों को दिए प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल किए हैं। एमएमआरडीए ने मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया है। एमएमआरडीए ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने तालेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर भी रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हेंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। यूपी सरकार ने भी तय किया है कि वो एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। साथ ही चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया। इधर हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों को दिया 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। बिहार के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नया पुल बनाने का टेंडर भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसे चीन की कंपनी बना रही थी। इसके अलावा दिल्ली होटल एसोसिएशन ने तय किया है कि वो अपने 3000 होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों को कमरे नहीं देंगे। बोध गया होटल एसोसिएशन ने भी चीनी पर्यटकों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। एक तरफ जहां चीन के साथ बड़े बड़े करार रद्द किए जा रहे हैं, वहीं लोग भी चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अकेले दिल्ली एनसीआर में ही चीन की मोबाइल की बिक्री 70% तक कम हुई है। चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है।
वहीं चीन से आने वाले गैर जरूरी सामानों पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब ये तय करना होगा कि हम सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने उद्योग धंधों को चीन की टक्कर का बनाएं। इसके लिए सरकार को लघु उद्योग, स्टार्टअप्स और दूसरी कंपनियों को हर संभव सहायता देनी होगी। अपनी टेक्नोलॉजी को चीन के मुकाबले अपग्रेड करना होगा, तभी हम चीन से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेंगे और आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन, जो सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, और चीनी बहिष्कार की लंबी लड़ाई अश्विनी जी ने बहुत पहले से इस पर मुखर रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ी भी है। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार जी। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश मलिक, जो कि फाउंडर हैं इनोव8 के और इन्वेस्टमेंट मामलों के जाने माने जानकार हैं। डॉक्टर रितेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अश्विनी महाजन आपसे करना चाहूंगा। पिछली बार सर इसी शो में आपसे जब चर्चा हो रही थी तो हम ये कह रहे थे कि भाई हम चीनी सामान का बहिष्कार तो करेंगे, लेकिन वो एक तरह से स्पष्ट नहीं होगा, सरकार उसमें स्पष्ट भूमिका, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाएगी। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। अब सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक हमने की है। इसी तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान कह रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग में चाइना का बहिष्कार करेंगे। इसी तरह से अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई हम एमएसएमई में चीन को घुसने नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन को घुसने नहीं देंगे। तो क्या अब हम ये माने सर कि चाइना का बहिष्कार, चाइनीज कंपनी, चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये ऑफिशियल इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड हो गया है अब? मुझे लगता है कि ये बहुत शुभ है और सरकार ने देश की जनता के साथ ही जाने का फैसला करना था। पहले से ही तय था कि सरकार जो भी होती है लोकप्रिय सरकार है और जनता का जो फैसला है उसके साथ होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार ने बहुत हिम्मत वाले कदम उठाए हैं। वास्तव में जिसके बारे में कई लोग कहा करते थे कि ये ठेके कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें फलां एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, और उनका सामान भी हम आने से रोक नहीं सकते हैं, उनकी निवेश को भी नहीं रोक सकते, हमने करके दिखाया है। वास्तव में ये केवल सीमा विवाद के कारण उठाया गया कदम है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुल मिलाकर के पिछले लगभग 20 सालों से जिस प्रकार से चीन ने हमारी अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की है, गलत तरीके से, जिसको हम अनफेयर ट्रेड कह सकते हैं, अंडर इन्वॉइसिंग करके, डंपिंग करके, तमाम ऐसे तरीक़ों से हमारे उद्योगों को भी उन्होंने नष्ट किया है। और इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सामरिक आक्रमण भी हमारे ऊपर साथ साथ में किया। ये सामरिक आक्रमण दिखाई नहीं देता था जी। यह उनकी ऐप्स के माध्यम से होता था, उनके टेलीकॉम के माध्यम से होता था, उनके मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से वो जो सामरिक अटैक था उसको भी एक जवाब मुझे लगता है कि अभी जो पिछले 2 हफ्तों में जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें साफ साफ दिखाई देता है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि इससे चीन को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मैं आपको इस शो पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मात्र एक जो टिकटॉक ऐप जो अभी आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, $100 बिलियन का इसका वैल्यूएशन है, 30% मार्केट शेयर हमारा है। और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से अमेरिका से भी ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट यूज़र हैं वो अमेरिका है इसका, यानी कुल मिलाकर के अमेरिका और भारत अगर मिल जाते हैं तो ये ऐप को जानने वाला भी कोई बचेगा नहीं। अभी कुछ ही दिनों में ये ऐप जो है टॉप से ऐसे नो रैंकिंग तक पहुंच चुकी है, यानी इसकी कोई रैंकिंग ही नहीं बची है। कुल मिलाकर के एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री जी और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आगे चल करके हमें और कदम उठाने पड़ेंगे और इसमें खास भूमिका हमारे उद्यमियों की होगी, जो एक उनको अवसर मिला है तो उस अवसर का भी उनको उपयोग करना पड़ेगा। उस अवसर को भी उनको ठीक है सर, बिल्कुल सही, एक चैलेंज है, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलना पड़ेगा। जी जी, अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल आई है, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, ये अपॉर्चुनिटी तो देखिए हमने एक कड़ा फैसला हमने लिया है और
जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि अब भारत सरकार पीछे हटने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। एक कड़ा फैसला है, अपॉर्चुनिटी भी इसमें डेवलप होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा। अभी आप ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन को ले लीजिए, प्लस आप चाइना के बहिष्कार का जो मसला है उसको ले लीजिए, तो ऑलरेडी जो है वो मेरे ख्याल से $10 बिलियन एक एस्टिमेट है, उसके बायलैटरल ट्रेड जो है वो श्रिंक हो चुका है। जाहिर सी बात है इसके रिपरकशंस इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेंगे। क्या ये तुरंत उभरने वाले हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमें रातों रात इस गैप को फिल कर देगी, या हमें थोड़ा लंबे वक्त तक के लिए इस नुकसान को झेलना पड़ सकता है? सर, आपका आकलन क्या है? देखिए, ये जो हम पड़ोसी देश हैं और हमारे बीच में ये जो झगड़े की स्थिति आ गई है वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब दो देशों के बीच में संबंध होता है, वो हमारे नेबर हैं और वो नेबर रहेंगे। हमें देखना है कि किस प्रकार से हमें उनसे डील करते रहना पड़ेगा और किस प्रकार से हमें अपने को बचा के और अपने को और ज़्यादा मजबूत करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अभी जो हम वहाँ से माल मंगवाते हैं उसमें कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हैं, लाइट्स हैं, ये सब तो चलिए आप मतलब जनता एकदम से बहिष्कार कर सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे इनपुट हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हैं, जैसे हमारे मेडिसिन वगैरह में हैं। अगर कल वो भी रिटेलिएट करते हैं और हमारी मेडिसिन के जो इनपुट्स हैं उनको रोक देते हैं तो हमारी स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है, खासकर इस समय पैंडेमिक में। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था एकदम इस समय मंदी में है, दुनिया में भी है और हमारे यहाँ भी है, और इस समय ये जो हो रहा है उससे फिर और भी हमारी अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना जो प्रोडक्शन है वो अपने देश में ज़्यादा और कैसे बढ़ाना है। और वो जैसे आपने शुरू में कहा था, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके पीछे टेक्नोलॉजी भी है, उसके पीछे फाइनेंस भी है, और उसके पीछे हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी है। हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर है, हमारा R&D पे खर्च बहुत कम है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। तो मेरा मानना है कि जो हमारे जो आपसी रिश्ते सरकार के लेवल पे हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे रखना चाहिए, और जो जनता कर रही है वो टैक्टिकल लेवल पे रहे, कि वहाँ पे बहिष्कार वगैरह जनता कर रही है, वो अपना आपस में मोबाइल फ़ोन ना खरीदे, वो वहाँ की उनकी मूर्तियाँ ना खरीदे, पिचकारी ना खरीदे, ये सब एक अलग चीज़ है। पर सरकार को ये यूज़ करना चाहिए एक कि ये स्ट्रेटेजिक है कि भाई आपका जब $50 बिलियन का हमारे आपके पास सरप्लस है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम ये इस पर ये करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नी जर्क में अभी कुछ करते चले जाएं और बाद में जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें मिल सकता है स्टेट का, वो हम जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी खो बैठे। तो ये स्ट्रेटेजिक यूज करना चाहिए जिससे कि चीन जो गलत काम कर रहा है उससे पीछे हटे। ऑलराइट, यानी आप कह रही हैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी। मैं इसमें अश्विनी जी का रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन मैं फटाफट से फर्स्ट रिएक्शन ओपनिंग रिमार्क के लिए डॉक्टर रितेश के पास चलूंगा। डॉक्टर रितेश, मुझे ये बताइए कि जो इंडियन स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उस पर कितना बड़ा अभी असर फिलहाल आपको दिखाई देता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई 75 से 80 तो बड़ी ऐसी कंपनियां हैं वो उसमें ई कॉमर्स है, उसमें फिनटेक है, उसमें सोशल मीडिया है, उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और हम चाइना भी बार बार इस तरह के जो है भपकियां देते रहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उस पर फिलहाल कितना असर इसका पड़ने वाला है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग कंपनीज की बात करें जहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट होना और चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज हेडक्वार्टर्ड कंपनी का इंडिया में पेनिट्रेट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम बात करें कंपनीज जैसे पेटीएम, इंडियन ओरिजिन की कंपनीज हैं, इंडियन फाउंडर हैं, और उन कंपनीज में इंडिया में टैक्स देती हैं, सारा जीएसटी इंडिया में है, उनके सारे लाइसेंसेस आरबीआई देता है। अगर उसमें माइनॉरिटी होल्डिंग चाइना की है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। आने वाले समय में इसका सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बिल्ड फॉर इंडिया है, आप अब देखिए पेटीएम जैसी एप्स या फिर अगर आप देखिए जोमेटो जैसी एप्स जिसमें चाइनीज निवेश है, ऐसी एप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं ये धीमे धीमे पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आज ये कनाडा से लेके जापान तक हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है हमारे देश के जो देशी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले कहते थे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज एक वैक्यूम खुल गया है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के एक टेक युवाओं के पास कि वो खुद
इतने शानदार प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसका जो यूज है वो कंजम्पशन पूरी दुनिया में हो, और हमारा उसकी वजह से हमारा एक लोहा और ज्यादा दमदार हो। और एंटरप्रेन्योरशिप को मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, चाहे ये टेम्पररी बैन है, लेकिन इससे चाइना को एक बहुत ज्यादा नुकसान ये होगा कि पहला कदम किसी देश ने रखा बहिष्कार करने का, इकट्ठे 59 एप्स को बहिष्कार करने वाला पहला देश है। ये गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेप लिया है, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा यूएस के एक सेनेटर ने भी एक बिल पास करने की रिक्वेस्ट किया है यूएस में ऐसा ही स्टेप लेने के लिए। अगर 4 से 5 बड़े देश ये करने लग गए तो चाइना को काफी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो चीन को चारों तरफ से घेरने की कवायद जो है वो भारत सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन ये बैन जो है अभी तक चाइना को कितना नुकसान पहुंचाया है, पहला सवाल। और दूसरा, ये बैन की कार्रवाई कहां तक जाएगी, आगे हमें किस किस लेवल पर ये बैन दिखाई सुनने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है भारत सरकार की, इसकी हम थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। अश्विनी जी, जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि भाई इसके बहुत सारे रिपरकशंस इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इसके लिए सोच समझ के तैयारी की होगी। मेरा सवाल आपसे ये है, अब फर्ज कीजिए, अब चाइना में इसको लेकर बहुत खलबली है, चाइना इस बात को समझ भी रहा है कि उसको एक बड़ा झटका भारत ने दिया है, लेकिन उसने अपने दूसरे, ये कहा जा रहा है कि उसने ऑप्शंस खोजने शुरू कर दिए हैं। मसलन उसने अभी 97% जो ट्रेड आइटम्स है बांग्लादेश के साथ, उनको उसने जीरो टैरिफ ऑफर कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि अब बांग्लादेश में जो है टेक्सटाइल जो कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया के, वो रिप्लेस कर देंगे। तो एक तरह से ये चाइना ने अपना ऑल्टरनेटिव मार्केट तैयार करने की कोशिश भी कर दी है। हमारे लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग अभी इतना नहीं है कि हम सब चीजें पाट लेंगे, ऑप्शंस हमें देखने होंगे। हमारे ऑप्शंस क्या हैं सर? देखिए कि ये बात सही है कि हमारी कच्चे माल के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, एपीआई के बारे में निर्भरता है, लेकिन वो निर्भरता होने के बावजूद भी हमारे पास उसके ऑप्शंस भी हैं। ये हम जानते हैं कि जो 90% हमारी एपीआईज़ की निर्भरता है चाइना पर, वो पहले 90% हम ही बनाया करते थे, और अभी वो हम 90% विदेशों पर निर्भर करते हैं, 70% चाइना से आते हैं। लेकिन अभी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर के आई है, जिसके अंतर्गत अब उनको भारत में ही निर्माण करने की बात आई है। दूसरे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट साथ साथ में हो रही है। चीन के पास शायद उसका कोई तोड़ नहीं होगा। वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां, वो यूरोप की कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, जापानीज़ कंपनियां हैं, कोरियन कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं रिलोकेट करना चाहती हैं। भारत में भी 1000 कंपनियों ने एक निवेदन दिया है भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल बॉडीज़ को, कि हम वहाँ पर आना चाहते हैं। और भारत में जिस प्रकार से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रहा है, 142 से हम 63वें नंबर पर आ गए हैं, और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और बड़ी बात यह है कि ये जो कंपनियां यहाँ पर आएंगी, उसके कारण सामान्य तौर पर स्वदेशी जागरण उसका विरोध करता है, लेकिन एक वर्तमान परिस्थितियों में देश में एमएसएमईज के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए वो कंपनियां यहाँ आएंगी, अपने डिज़ाइंस लेकर के आएंगी, अपनी आईपी लेकर के आएंगी, और इस देश में एक एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, तमाम उस उत्पादों के लिए एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा। और हम ये भी जानते हैं कि 55% चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इन कंपनियों के माध्यम से होता था। अब ये कंपनियां वहाँ से जाएंगी तो चीन चाहे अपनी स्ट्रैटेजीज़, हर देश को अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाने का पूरा हक है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन आज इस समय पूरी दुनिया से घिर गया है। जिस प्रकार से उसके जो कदम रहे हैं वो हमने देखे हैं। आज अमेरिका उसके खिलाफ है, यूरोप उसके खिलाफ है, जापान उसके खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ है, और बहुत सारे मित्र देश उसके जो हैं उसके खिलाफ हो रहे हैं, और आर्थिक दृष्टि से उसकी चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। मुझे लगता है कि हमें हमारे ऊपर एक और बहुत बड़ा एक दायित्व भी आ जाता है अपने देश पर, अपने देश के उद्यमियों पर, कि इसमें आगे बढ़ कर के इन सब कमियों को दूर करें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने पीपीई किट्स बना ली, वेंटिलेटर्स बना लिए, टेस्टिंग किट्स बना दी, ये एक संकेत दिया है हमने पूरी दुनिया को और चीन को भी कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वैसे काम मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल काम ही करने के लिए भारत जो है वो जाना जाता है। जी नमस्कार। ठीक है सर, ऑल राइट सर।
तो ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत इस मुश्किल काम को जरूर पूरा कर पाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही आपके पास एक मात्र ऑप्शन है। दूसरे देशों पर चीन के मुकाबले हम कोई ऑल्टरनेटिव देश खोज भी लेंगे तो फिर से वही फिर ट्रेड डेफिसिट और बायलैटरल ट्रेड, उस पर बहुत सारे हमें बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। अच्छा यही होगा कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, और मेक इन इंडिया के तहत हमारा लक्ष्य भी था कि 2022 से 2025 तक हम 25% जीडीपी का उसको करें। क्या लगता है आपको, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को हम जीडीपी के 25% तक ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा अभी? देखिए, जो चीन ने किया, मैं उसकी बात करूंगा कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जिसमें उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया, उन्होंने हायर एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, उन्होंने सारे बच्चों को स्कूल में 1965 तक ही पहुंचा दिया, जबकि हमारा भी वो लक्ष्य था, वो हुआ नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है और इसमें बहुत कम बच्चे हैं जो मतलब अच्छी शिक्षा पाते हैं। तो जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो हमारा डेवलपमेंट पिछड़ जाएगा। तो हमें एक तो इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी कुछ हमारा जो डेवलपमेंट होगा और हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में R&D डेवलप करके जो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो चीन के मुताबिक काफ़ी कम रहा है। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट 45 से 50% तक जीडीपी का हो चुका था, हमारे यहाँ वो 2012 तक जो 36% हुआ, उसके बाद अब गिर के वो 28% से भी कम हो गया था, और इस समय पैंडेमिक के चलते हुए तो वो और भी ज़्यादा गिर गया है। मुझे नहीं लगता कि 4-5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारी नई फैक्ट्री बनेंगी, तभी जाके हमारा नया रोज़गार पैदा होगा। तो ये जो हमारा एक मैक्रो जो है वो बिगड़ गया है, उस मैक्रो को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि आज जो पैंडेमिक का समय है, इस पैंडेमिक के समय में कोई ज़्यादा कैपिटल चीन से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि चीन में उनको एक मार्केट मिला हुआ है, जबकि कहीं और जाएंगे तो उनको मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए इस समय सोचना कि चीन से कैपिटल निकल के जब भारत आ जाएगा या कहीं और चला जाएगा, ऐसा अभी नहीं होने वाला है, उसमें भी कई साल लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि सारे दुनिया के जो देश हैं, चीन, अमेरिका है, यूरोप है, बाकी वो कह रहे हैं कि अब सप्लाई चेन को शॉर्टन करना है, हमको एक जगह पे निर्भर नहीं करना है। और इसीलिए ट्रंप साहब जो अमेरिकन कैपिटल कह रहे हैं कि आप वापस अमेरिका में लोकेट करिए, आप कहीं और मत जाइए। उसी तरह मुझे लगता है यूरोपियन कंपनियां भी वापस यूरोप में लोकेट करेंगी, भी और कहीं नहीं जाएंगी। तो हमें अपना कैपिटल खुद अपने ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। जैसे कि जो अश्विनी कह रहे थे, हमारे पुराने मित्र हैं, कि हमें अपना कैपिटल कैसे वो डेवलप करेगा, किस तरह से वो जो बनाएगा, किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा अपने देश में, उसकी तरफ ध्यान देना है। हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 5% बाहर से आता है, 95% तो हमारा अपना ही है। इस 95% को आगे हमें बढ़ावा देना है। इसको हम कैसे बढ़ावा दे के जो कॉम्पिटिटिव बनाएं, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें हमको शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब करेंगे उसके लिए अभी से प्लान बनाना है। ठीक है सर, ऑलराइट। डॉक्टर रितेश, मैं आपके पास फिर से थोड़ा सा इकोसिस्टम और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा। ये बार बार ये कहा जा रहा है, देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं भारत में, जो अलीबाबा है, बाइट डांस है, टेंसेंट है, ये 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं चाइना के, जिन्होंने मेरे ख्याल से लगभग 100 इंडियन स्टार्टअप्स पे और यूनिकॉर्न्स पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसमें आपने नाम भी लिया, पेटीएम है, इसके अलावा जो स्कूल लर्निंग ऐप है बाइजू, जो होटल चेन है ओयो है, इसमें ओला है, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है लोगों का। क्या आपको लगता है कि जो सेंटिमेंट भारत और चीन के बीच में जो सेंटिमेंट जब खराब होंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा जो चाइना से आ रहा है? कुल मिला के सवाल यह है कि ये जो बैन है ये किस लेवल तक जाएगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लेवल तक भी जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए आपका हमारे इंडियन स्टार्टअप्स पे? मुझे लगता है अभी तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं उनमें ये वाला जो बैन है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि ये सब माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में चाइना से कैपिटल, अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास ऑप्शन हो कि मैं यूएस से कैपिटल लूं या मैं चाइना से कैपिटल लूं, तो वो प्रेफर करेगा कि मैं यूएस का कैपिटल लूं, क्योंकि ये जो हमारे रिलेशन है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा अवसर है, मैं अरुण जी से बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ, उन्होंने बड़ी फंडामेंटल बात बोली, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में एजुकेशन में बदलाव लेके आना।
एजुकेशन एक फंडामेंटल चेंज है। R&D में पैसा डालना, ये कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें हो सकता है आने वाले 20 साल लग जाए रिजल्ट आने में, लेकिन ये अकेला एक ऐसा माध्यम है जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये एक ऐसा अवसर है जहां पर हमें एंजल इन्वेस्टमेंट, ये जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे हम आईपीओ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा रियायतें देते हैं, ऐसे ही एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे ही वेंचर कैपिटल के लिए, ऐसे ही एमएसएमई में निवेश के लिए टैक्स के लॉस को और ज्यादा बेटर करना चाहिए, ताकि लोकलाइजेशन, अब आने वाला समय 2020 के बाद होगा डी ग्लोबलाइजेशन का। जैसे कि सर ने कहा कि जो पैसा है वो विद इन द कंट्री रहे। एप्पल अपना जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कोशिश करे कि वो अमेरिका में ही करे। जी बिल्कुल, ये आपने जो एक अच्छा टर्म यूज किया है, मुझे लगता है कि डीप लोकलाइजेशन की तरफ अगर हमें बढ़ना है आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेरे ख्याल से ये डीप लोकलाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत साथ साथ चलेंगे और उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाकर आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने जो कवायद शुरू की है उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि भारत फिलहाल चीन को सबक सिखाने के पूरे मूड में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार थैंक यू सो मच। डॉक्टर रितेश मलिक थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।